हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 22 जुलाई 2026 वेंसडे यानी बुधवार का दिन और द इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने शांतनु सनवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और देखते हैं कि फ्रंट पेज पर क्या मेन न्यूज़ है आज। तो जैसा कि ये दिल्ली में जो पूरा का पूरा इशू है ना, ये प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो चल ही रहा है। और कल इस प्रोटेस्ट में जो है वो अपोजिशन की जो पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जो एलओपी है, दैट इज़ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी, ये प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर इन लोगों ने जो है वो धरना दिया। और उसके बाद लगभग 2-3 घंटे के धरने के बाद इन सभी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं अपोजिशन के, उन सभी को जो है वो डिटेन कर लिया गया, ठीक है ना। तो यहीं पर वही चीज़ जो है वो दिखाई गई है। और इसमें अब फ्यूचर जो है वो इस प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या रहेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि परसों भी कई सारे जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया, टीयर गैस उनके ऊपर छोड़ी गई, है ना। डिटेन भी कई कई सारे प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कल फिर से वो सभी के सभी वापस से जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें आगे जो है वो क्या चीज़ निकल के आती है, ठीक है। हम लोग फिलहाल जो है वो आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ आर्टिकल बता दूँ छोटा सा, वो ये है कि एमपी की जो विधानसभा या असेंबली है वहाँ पर जो यूसीसी है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका बिल जो है वो पास हो गया है, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि एमपी हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट, एमपी जो है वो फोर्थ स्टेट या चौथा राज्य बन गया है जहाँ पर यूसीसी लागू होगा, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पर हालांकि बिल पास हुआ है, फिर इसको लेकर नोटिफिकेशंस आएंगी, रूल्स वगैरह बनेंगे, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, बट स्टिल एमपी जो है वो फोर्थ स्टेट बन गया है। तो मुझे आप बाकी जो 3 स्टेट्स हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। और वो भी 1 2 3 उसी ऑर्डर में बताना है कि जिस ऑर्डर में वहाँ पर वो लागू हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विच आर दी अदर 3 स्टेट्स वेयर यूसीसी हैव ऑलरेडी बीन, जहाँ पर मतलब यूसीसी का बिल पास हो गया है और यूसीसी जो है वो लागू हो गया है, ठीक है, इंप्लीमेंट हो गया है। या मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि मध्य प्रदेश एमपी हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट टू पास दिस बिल, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक्सप्लेन पेज पर अगर बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ आज 3 आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल तो ये है कि एजुकेशन का जो शेयर है, ठीक है, बजट में जो एजुकेशन की हिस्सेदारी है वो पिछले 12 सालों में यानी कि 2013-14 के बाद से जो शेयर है एजुकेशन का इन द बजट वो लगातार गिर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों अभी लाइमलाइट में है, तो इसको लेकर ये कहा गया है कि पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दिल्ली का जंतर मंतर जो है वो एक ऐसा एक स्थान या एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर पूरे देश के जो डिसग्रंटल्ड यूथ है, ठीक है, डिसग्रंटल्ड मतलब जो डिसअपॉइंटेड या एनॉयड जो यूथ है, जो युवा है, वो पूरे देश के युवा यहाँ पर आए हैं अंडर द सो कॉल्ड जो ये कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप है उसके अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें। और इन सभी की मांग एक ही है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, ठीक है। अब ये जो बेसिकली इशू है ये कहाँ से अराइज हुआ, ठीक है। ये आपको पता है कि 2026 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसका जो यूजी का पेपर होता है, मतलब नीट के 2 पेपर होते हैं, यूजी का होता है, एक पीजी के लिए होता है। तो नीट यूजी का जो पेपर था वो लीक हो गया, है ना। और हर साल जो है वो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, लगभग 20-22 लाख के आसपास लोग जो हैं वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। और मतलब जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं या एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो इस एग्ज़ाम को देते हैं, ठीक है। तो ये जब एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ तो उसके बाद से ये प्रोटेस्ट के लिए जो है वो ट्रिगर हुआ, है ना, कि मतलब ये प्रोटेस्ट होगा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, वो यहाँ से शुरू हुआ। अब लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब नीट के पेपर जो है वो लीक हुए हों, ठीक है, पहले भी, इससे पहले भी हो चुका है, 2024 में भी हुआ है। और ये भी लिखा गया है कि सिर्फ ये एकमात्र ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर इस तरीके के लैब्स देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि पिछले एक दशक में लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनके पेपर्स लीक हुए हैं, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई इसलिए हुआ कि सेंस ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी अराउंड सच रिलेटेड रिपीटेड लैप्सेस, कि जो ये बार बार इस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं,
ठीक है, सिर्फ एक पेपर नहीं, दो पेपर नहीं, बताया गया है कि पिछले एक दशक में लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे पेपर लीक हुए हैं। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, हु इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस? ठीक है, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या जिम्मेदारी की जो कमी है उसको लेकर ये क्रिटिसिज्म जो है वो इस बार ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें यह बताया गया है कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिसेंट इन्वेस्टिगेशन या जांच की है कि इनटू द केसेस ऑफ स्टेटस ऑफ केसेस लिंक टू 45 मेजर एग्जाम पेपर लीक्स ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि पिछले 2 दशकों में जो लगभग 45 के आसपास बड़े एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं, उनमें क्या हुआ, मतलब एग्जाम का पेपर लीक हुआ, उसके बाद किसी को पकड़ा, फिर उसके आगे क्या उसमें प्रोग्रेस हुई, वो देखने के लिए। ठीक है, और ये ऐसे एग्जाम्स थे जहाँ पर लगभग कम से कम मतलब 1 लाख लोग जो है वो पेपर देते हैं। ठीक है, इन्होंने ये पाया कि ओनली 2 ऑफ दीज केसेस लेड टू कन्विक्शन। ठीक है, सिर्फ 45 इन्होंने एग्जाम लीक के यहाँ पर केसेस दर्ज की, मतलब इसकी जांच करी, और उनमें से पाया कि सिर्फ 2 ऐसे केसेस थे जहाँ पर कन्विक्शन हुआ है। कन्विक्शन मतलब किसी व्यक्ति की खुद का दोष जो है वो साबित हुआ है। ठीक है, मोस्ट आर आइदर ट्रैप्ड इन लीगल क्विकसैंड और हैव हिट द डेड एंड, यानी कि ज़्यादातर जो मामले हैं या तो वो किसी लीगल प्रोसीजर में फंसे हुए हैं, ठीक है, या फिर वो ऐसे मतलब ऐसे डेड एंड पर पहुंच चुके हैं जिसका कोई रिजल्ट निकल ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके का कि इसमें कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है या कुछ भी इस तरीके की बात है ना। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि देखो, एक मतलब ये बड़ी शर्म की बात कहूँगा मैं इसको, कि 2 लोग जो एग्जाम लीक में एक्यूज थे वो अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वाह, ये तो मतलब क्या कहें इसको, इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि जो 2 लोग पेपर लीक में, एग्जाम लीक में आरोपी थे, अप्यूज्ड थे, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि आज स्थिति कितनी खराब है। अब इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि एट द टाइम व्हेन नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इज अंडर स्क्रूटनी, हाउ कैन इट्स परफॉर्मेंस बी एनालाइज्ड? अब जो इस सरकार का जो एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, जो शिक्षा का सेक्टर है, उसकी जब वो जब अंडर स्क्रूटनी है, मतलब जब उसके ऊपर नज़र लगी हुई है सबकी, तो उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? ठीक है, तो कोई एक सिंगुलर मेट्रिक या सिंगल मेट्रिक नहीं है, कोई ऐसा मानक नहीं है जिसके बेसिस पर हम कि उसकी परफॉर्मेंस की, उस एजुकेशन सेक्टर की, सरकार के अंदर में जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो शिक्षा का सेक्टर है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको एनालाइज करने के लिए कोई सिंगल मेट्रिक है ना, वो नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हर साल के जो बजट हैं, ठीक है, जो हर साल का बजट पेश होता है, उसमें उस सेक्टर के लिए है ना, या उससे रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा एलोकेट किया जाता है, अगर हम उसको समझें तो वो एक अच्छा तरीका है ये समझने के लिए कि कोई भी सरकार जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इशू को या किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को कितनी इंपॉर्टेंस या महत्वता देती है। ये थोड़ा बहुत आइडिया इससे लिया जा सकता है। अभी आगे इसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वहां से हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो पहले भी कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बार बार सरकार का इस चीज़ को लेकर आलोचना या क्रिटिसिज्म किया है कि वो एजुकेशन और हेल्थ जैसे क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज़ को इनफ फंड्स एलोकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। यहाँ पर एजुकेशन का तो मतलब चर्चा में है ही है, और साथ ही साथ हेल्थ की भी बात हो रही है। ठीक है, देखो, एग्जामिनिंग बजट एलोकेशंस, तो इट इज़ नेचुरल ओवर टाइम कि एब्सोल्यूट अमाउंट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्ट्री will increase if for no other reason than the annual inflation in prices of the same goods and services। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एब्सोल्यूट अमाउंट जो है वो किसी भी मिनिस्ट्री को जो एलोकेट किया जाता है, वो तो हर साल, मतलब साल दर साल जो है वो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर किसी और कारण की वजह से ना भी बढ़े, तो जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, तो उसकी वजह से चीज़ें तो बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप एब्सोल्यूट अमाउंट को नहीं देख सकते। मतलब अगर आपको चेक करना है कि सरकार जो है वो कितना इंपॉर्टेंस दे रही है या नहीं दे रही है, तो उसके लिए आप एब्सोल्यूट अमाउंट चेक नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली चेक क्या करना होगा कि कितना फंड एलोकेट किया जा रहा है टू इट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर में जितना भी बजट टोटल एलोकेट है, उसमें से पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एज अ परसेंटेज ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर के बजट का कितना दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बजट एस्टिमेट्स जो हैं वो रूटीनली चेंज होते रहे हैं, है ना। तो द फॉलोइंग एक्सरसाइज ओनली लुक्स बैक ऑन द पीरियड फॉर विच हार्ड डेटा इज अवेलेबल। तो मतलब इन्होंने सिर्फ उसी डेटा को लिया है यहाँ पर जिसका डेटा, मतलब उसी पीरियड को लिया है जिसका डेटा अवेलेबल है।
तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि ऑल एनालिसिस यूजेज डेटा अप टू द एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड तक का डेटा लिया है, और स्टार्ट इन्होंने किया है 2009 से। ठीक है, ये ऐसा अर्लीस्ट ईयर था जब से जो ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियाज इकोनॉमी, दैट इज CIME के इकोनॉमिक आउटलुक का जो डेटा है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो 2009 से लेकर लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक का डेटा इन्होंने लिया है। अब जब इस डेटा को कंपाइल किया गया तो उससे एक बड़ी क्लियर पिक्चर जो है वो इमर्ज होती है एजुकेशन मिनिस्ट्री की। ठीक है, कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को जो है वो सरकार ने कितनी इंपॉर्टेंस दी है पिछले 12 सालों में। अब देखिए, जब हम 2009-10 से आगे के बजट को देखते हैं तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि द टोटल साइज ऑफ द यूनियन बजट ग्रू बाय एन एवरेज ऑफ 10.4% ईच ईयर। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हर साल जो सरकार का ओवरऑल बजट है वो 10% बढ़ा है। ठीक है, यानी कि सरकार जो है वो हर साल, ओवरऑल बजट की बात कर रहे हैं कि सरकार हर साल जितना खर्च कर रही है अगले साल उसका 10% ज़्यादा कर रही है। मतलब लेट से अगर सरकार ने इस साल 100 रुपये खर्च किया टोटल बजट, तो अगले साल वो 110 रुपये करेगी। ठीक है ना, ये बात समझ गए। तो इसीलिए ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का जो बजट एलोकेशन है एब्सोल्यूट टर्म्स में वो भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन मैंने बात वही कही कि एब्सोल्यूट टर्म पर ध्यान नहीं देना है, हमें बेसिकली ध्यान इस बात पर देना है कि एज अ टोटल बजट का कितना परसेंटेज जो है वो एजुकेशन के ऊपर या हेल्थ के ऊपर या किसी भी और मिनिस्ट्री इन फोकस के ऊपर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो फोकस है वो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर नहीं है, बट उस चीज़ के ऊपर मतलब फोकस है कि क्या ओवरऑल बजट में उस मिनिस्ट्री का जो शेयर है वो एक्सपेंड किया है, यानी कि शेयर बढ़ा है, या श्रंक किया है, शेयर घटा है, या फिर शेयर लगभग उतना ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 3 मिनिस्ट्रीज को लेकर डिस्कस किया है और उन 3 मिनिस्ट्रीज का एक रेफरेंस हमें समझ में आएगा। तो पहली मिनिस्ट्री जो है, जो मेन अभी फोकस में है, दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसको पहले कहा जाता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो द चार्ट ऑल्सो मैप्स द शेयर ऑफ एलोकेशंस फॉर द 2 डिपार्टमेंट्स। इसमें बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो 2 डिपार्टमेंट्स है, दैट इज एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का, तो इनको भी इन्होंने मैप किया है साथ में। दूसरी मिनिस्ट्री जो है दैट इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और तीसरा जो है दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है ना, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब यहाँ पर देखिए, द डेटा ऑन द अदर 2 मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड कंटेक्स्ट बाय शोइंग अदर सेक्टर्स वेयर पीपल ऑफन डिमांड हायर एलोकेशन। ठीक है, मतलब ये 2 इन्होंने ऐसी मिनिस्ट्रीज ली हैं जिसमें से एक मिनिस्ट्री यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री को इसलिए लिया गया है क्योंकि इसको लेकर भी लोग डिमांड करते हैं कि ज़्यादा एलोकेशन जो है वो हेल्थ सेक्टर में भी होना चाहिए। और दूसरी मिनिस्ट्री ली गई है रोड एंड हाईवेज, जो बेसिकली मोदी सरकार का या मोदी एरा का जो एक ग्रोथ मॉडल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, जब भी अगर सरकार की बात मतलब आए कि सरकार ने क्या काम किया है पिछले 10-12 सालों में, तो सरकार की तरफ से ज़्यादातर इस मंत्रालय का जो है वो रेफरेंस दिया जाता है कि हमने इतनी सारी सड़कें बना दी हैं, हमने इतने सारे हाईवेज बना दिए हैं, एक्सप्रेसवेज बना दिए हैं, वो सब, है ना। तो यहाँ पर देखो ये लिखा गया है कि 2013-14 से अगर हम बात करें, ये बेसिकली वो लास्ट ईयर है, याद रखिएगा 2013-14 को इसलिए रेफरेंस लिया गया है क्योंकि ये वो अंतिम साल था जब यूपीए की सरकार, ठीक है, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट जो है वो सरकार सत्ता में थी, पावर में थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उस समय अगर हम बात करें तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो शेयर है वो 4.6% हुआ करता था ओवरऑल बजट में। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपये का टोटल बजट है तो उसमें से 4 रुपये 60 पैसे, 4 रुपीज 60 पैसे जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री का शेयर था। ठीक, अब 2025-26 में अगर हम आए तो ये जो शेयर है वो 2.5% हो गया, यानी कि 100 रुपये का बजट अगर आज भी है तो उसमें पहले जहां 4 रुपये 60 पैसे जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए था, वो आज सिर्फ 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे हो चुका है, तो कम हो गया है ना। तो इन अदर वर्ड्स द एजुकेशन मिनिस्ट्री नाउ कमांड्स ओनली हाफ द शेयर दैट इट हैड बिफोर पीएम मोदी टुक प्लेस या टुक चार्ज, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो शेयर है जितना वो पहले था उससे क्या हो गया है, आधा हो गया लगभग। ठीक है, द फॉल इन रिलेटिव शेयर कैन ऑल्सो बी सीन इन द एलोकेशन ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट्स, और जो इसके दोनों डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर भी जो एलोकेशन है वो कम हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो शेयर है वो लगभग आधा हो गया है। ठीक है, पिछले 12 सालों में वो आधा हो गया है, और जो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसका शेयर भी सिर्फ 60% रह गया, मतलब 40% ये भी कम हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री की,
तो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो शेयर है वो थोड़ा सा ऊपर गया, कभी नीचे गया, है ना, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो वो स्टेगनेट है, मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है ना बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। वहीं अगर हम बात करें जो रोड्स और हाईवेज बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो पिछले 12 सालों में 3 गुना हो गया है ना। 12 साल पहले अगर हम बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर मिला के लगभग 6.5% होता था, ठीक है, जबकि जो ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है इसका जो एलोकेशन है वो सिर्फ 1.8% होता था। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए हैं एजुकेशन और हेल्थ का जो शेयर है वो कम हो गया है, 4.5 तक रह गया दोनों का मिला के, ठीक है। और जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो 5.8% पहुंच गया, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर देखो, मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, इस चार्ट में भी ये चीज़ दिखाई गई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो ये नीचे वाली लाइन है दिस इज़ योर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, दिस वन इज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये है आपका टोटल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सॉरी दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ओवरऑल एजुकेशन है ये वाली लाइन, ये आपको दिख रहा है कि धीमे धीमे कम होती चली गई है, ठीक है। हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ इज दिस वन, तो हेल्थ तो लगभग लगभग उतनी ही बनी हुई है। और वहीं अगर हम बात करें ये है स्कूल एजुकेशन की, और सॉरी ये है हायर एजुकेशन की, और ये है स्कूल एजुकेशन की, तो ये लाइन भी धीमे धीमे नीचे जा रही है। लेकिन वहीं अगर आप इस वाली लाइन को फॉलो करें, इस वाली लाइन को, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक के बाद ये अचानक से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, ठीक है। जहाँ इसका शेयर 1.8% हुआ करता था, 1.8% हुआ करता था, वो अब बढ़ के 5.8 आ गया, यानी कि 3 गुना बढ़ गया शेयर। समझ रहे हैं बात, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है। इसके साथ इन्होंने यहाँ पर एक और मिनिस्ट्री का रेफरेंस दिया है, ठीक है, कि जैसे जैसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बढ़ा है तो सरकार ने एजुकेशन के ऊपर से और ज़्यादा स्किल के ऊपर फोकस देना शुरू किया है। और 2015-16 में एक नया मंत्रालय जो है वो बनाया गया इस पर्पज़ के लिए, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो बजट कितना बढ़िया है, लेकिन इसका जो बजट है वो ना मतलब बहुत ही कम दिखाई देता है, ठीक है। जो सरकार ने स्किल इंडिया वगैरह की बात की है उसके काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में दिखाई देता है। आपको यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें लिखा गया है कि 0.06% था जब 2015-16 में ये बनी थी मिनिस्ट्री, और अभी ये उससे भी कम हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि इस मिनिस्ट्री को कितना बजट दिया जा रहा है, ठीक है। बात सरकार करती है स्किल इंडिया की और ये सब फलाना ढिमाका, लेकिन आप देख सकते हो हालत इस उसकी कितनी है, इस मिनिस्ट्री की कितनी स्थिति खराब है। बजट कितना मिल रहा है, 0.06%, ठीक है। 0.08 आया, 0.1 आया, थोड़ा बहुत बढ़ा, उसके बाद फिर यहाँ से लगातार गिरता जा रहा है। और बीच में तो एक हाल ये था कि 2022-23 में 0.03% पर आ गया था, और अभी भी ये लगातार उसके बाद गिर ही रहा है, 0.07, 0.6, 0.5, है ना, कम होता जा रहा है। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर देखिए जो टेक अवे है वो ये है कि जब हम इन चीज़ों को, मतलब ये जो शेयर देखते हैं, जो लेवल एंड ट्रेंड ऑफ एलोकेशन देखते हैं, तो इससे हमें सरकार की प्रायोरिटीज़ का पता लगता है, ठीक है। हालांकि हर सरकार जो है वो अपनी खुद की प्रायोरिटीज सेट कर सकती है, और इसी को लेकर मतलब जब सरकार अपनी प्रायोरिटीज़ बताती है चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो वगैरह में, तो उसी से लोग जो है, जो वोटर्स हैं, वो किसी भी सरकार को चूज़ करते हैं या उसको डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। मोदी सरकार जो है वो अभी अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में है, तो ये बात तो सजेस्ट होती है कि जो सरकार की पॉलिसी चॉइसेस है ना, मतलब सरकार ने जिस सेक्टर को प्रायोरिटी दी है या जिसको प्रायोरिटी नहीं दी है उसको, मतलब जनता की एक तरीके से कह सकते हैं कि रेटिफिकेशन मिला हुआ है, क्योंकि तभी तो 3 बार जो है ये सरकार बन गई है ना। तो येट द डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एलोकेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज वरीइंग फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ एंड देयर ग्रोइंग एस्पिरेशंस। लेकिन फिर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो हिस्सेदारी है, जो शेयर कम हो रहा है, वो इंडिया का जो यूथ है उसके भविष्य के लिए और उसकी जो बढ़ती एस्पिरेशंस हैं उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक चिंता की बात है, ठीक है। हालांकि इस बात से कोई गारंटी नहीं है कि अगर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा तो उससे जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं कि नए रोड्स और नए ब्रिजेस, जैसे मैंने बताया कि रोड्स और ब्रिजेस में या हाईवेज में बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी नए ब्रिजेस बन रहे हैं, है ना, वो धंस रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, नए सड़कें जो बन रही हैं, नए ब्रिजेस जो हैं वो टूट रहे हैं, है ना। तो इसलिए इट इज़ ऑफन एज नेसेसरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग द सिचुएशन। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उससे चीज़ें बेहतर ही होंगी, लेकिन फिर भी वो एक फर्स्ट स्टेप माना जा सकता है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो फिर कुछ और चीज़ इंप्रूव नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डेटा से एक पिक्चर सामने आती है
दैट इकोज द वर्ड्स ऑफ द नोटेड इकोनॉमिस्ट। एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं जॉन केनेथ गैलब्रेथ। ये बेसिकली एक कैनेडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, डिप्लोमेट भी रहे हैं, और ये 1961 से लेकर 1963 के बीच में यूएस एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, 7th यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, दैट इज जॉन केनेथ गैलब्रेथ। ठीक है, जो अभी पोस्ट बेसिकली यूएस एम्बेसडर टू इंडिया अभी कौन है, सर्जियो गोर। तो जो आज पोजीशन सर्जियो गोर के पास है, 1961 से लेकर 63 के बीच में इनके पास हुआ करती थी। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो अ कैनेडियन एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा कि आई एम वरिड अबाउट आवर टेंडेंसी टू ओवर इन्वेस्ट इन थिंग्स एंड अंडर इन्वेस्ट इन पीपल। ठीक है, कि मैं हमारी मतलब जो लोगों की, या जो आप कह सकते हैं एक जनरल टेंडेंसी है ह्यूमंस की, कि हम चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं और लोगों के ऊपर कम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से वही है, बिकॉज अगर हम बात करें एजुकेशन की, ठीक है, या हम बात करें हेल्थ की, तो ये एक तरीके से डायरेक्टली किसके ऊपर खर्च है, ह्यूमंस के ऊपर, है ना। ये ह्यूमन कैपिटल है ना, ह्यूमन कैपिटल ही तो है। अगर आप लोगों की स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, तो कल की डेट में वो एक अच्छा रिसोर्स बनेंगे, है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये। तो हम उस पर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, या उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम सड़कों बनाने पे, ब्रिज बनाने में, हाईवे बनाने में, उस पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इनका यही कहना है, इनकी ये लाइन बड़ी अच्छी है कि आई एम वरिड अबाउट अवर टेंडेंसी टू ओवर इन्वेस्ट इन थिंग्स, कि हम चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और लोगों के ऊपर, पीपल के ऊपर, लिविंग बींग्स के ऊपर खर्च कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए कि एजुकेशन में जो शेयर है वो कम हो रहा है, हेल्थ में भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है, और हाईवेज़ और रोड्स बनाने में सरकार का जोर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि चबाहर, जो इंडिया ने ईरान में जो चबाहर पोर्ट डेवलप किया है, उसको लेकर अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, और वो इश्यूज क्या है देखिए। तो अभी जो सोशल मीडिया पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पेटे हेक्सेट, उन्होंने एक इमेज पोस्ट करी पिछले हफ्ते, जिससे इंडिया में काफ़ी कंसर्न देखने को मिला है। उसमें यह दिखाया गया है कि जो मैरीटाइम कंट्रोल टावर है एट ईरान चबाहर पोर्ट कोलैप्सिंग आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स, कि यूएस के स्ट्राइक के बाद वहाँ का जो मैरीटाइम कंट्रोल टावर है वो कोलैप्स करता है। ठीक है, उसकी इमेज उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। While New Delhi is already reeling under the impact of US sanctions on its strategically vital infrastructure project in Iran, where it has invested billions, the military strikes has sparked far fresh concerns। मतलब इंडिया जो है वो इस चीज़ से पहले ही परेशान है कि यूएस ने जो इस तरीके के सैंक्शंस लगा रखे हैं उसके इस प्रोजेक्ट के ऊपर, है ना, जिसकी वजह से मतलब जिस पर इंडिया ने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं, और ये जो अभी रिसेंटली मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, इससे और ज़्यादा चिंताएं सामने आ रही हैं। हालांकि जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने ये बात को क्लैरिफाई किया है कि जो पोर्ट, यानी कि जो टर्मिनल इंडिया ऑपरेट करता है एट द चबाहर पोर्ट, वो यूएस के स्ट्राइक से डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, और हालांकि इंडिया ने अपना जो पोजीशन है उसको दोबारा से रिट्रेट किया है, और ये कहा है कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट्स, उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया की जो हिस्सेदारी है, जो स्टेक्स है चबाहर में, अगर उसकी हम बात करें, तो चबाहर पोर्ट के दो मेन टर्मिनल हैं। ठीक है, एक है शाहिद बेहश्ती और एक है शाहिद कलंतरी। ठीक है, इंडिया जो है वो शाहिद बेहश्ती को ऑपरेट करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको ऑपरेट किया जाता है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा। 10 साल का एक रिन्यूएबल अरेंजमेंट है, सॉरी एग्रीमेंट है विद द ईरान पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके तहत इंडिया जो है इसको मैनेज करता है। ठीक है, अब इंडिया और ईरान जो है वो इस पोर्ट को, चबाहर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं एज अ की ट्रेड एंड कनेक्टिविटी हब। ठीक है, और वो इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी जो एक्सेस है वो बेहतर हो सके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को। ठीक है, कि हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अगर जाना चाहते हैं तो हम इस पोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। चबाहर जो है वो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो, अगर हम अफगानिस्तान हमें जाना है, ठीक है, तो हम बिना पाकिस्तान को क्रॉस करें या बिना पाकिस्तान को बाईपास करें वहाँ पर जा सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो इंडियन गुड्स को अपनी टेरिटरी से पास नहीं होने देता है। ठीक है, मैं अगर आपको उसका थोड़ा सा मैप दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस इज़ पाकिस्तान, और इसके ऊपर ये काबुल या अफगानिस्तान। अगर इंडिया को अफगानिस्तान जाना है तो कैसे जाएंगे हम, पाकिस्तान के थ्रू तो जा नहीं सकते। तो इसलिए ये हमारा रास्ता है कि हम यहाँ से, जो ये हमारा पोर्ट है चबाहर पोर्ट, यहाँ के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है ना, ये इससे ऊपर फिर अफगानिस्तान से ऊपर जो सेंट्रल एशिया है, अगर वहाँ भी जाना हो तो उसके लिए ये रास्ता अपनाया जा सकता है। ठीक है, ईरान के लिए अगर हम बात करें तो ईरान के लिए ये चबाहर पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ओशियनिक पोर्ट है जो उसको इंडियन ओशन की डायरेक्ट एक्सेस देता है। ठीक है, हम बेसिकली जो अभी ये कंजेस्टेड एरिया बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का,
उसको बाईपास करके, क्योंकि आप इसको यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, देखिए ये है, ठीक है, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रीजन, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर है, तो इससे हमें डायरेक्टली जो है वो इंडियन ओशन की एक्सेस मिल जाती है ईरान को, है ना। अब इसमें लिखा है कि इसके कंटिन्यूस ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए इंडिया और ईरान ने जो है वो मई 2024 में एक 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया था, ठीक है, जो प्रीवियसली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्लेस करता है, टू इक्विप एंड ऑपरेट द शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। इंडिया ने यही किया था कि वो ये जो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। टू अवॉइड द फाइनेंशियल पेनल्टीज इन द वेक ऑफ यूएस सैंक्शंस, इंडिया प्रीपेड इट्स 120 मिलियन इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांसफर्ड इट्स ऑपरेशनल स्टेक एट शाहिद बेहेश्ती टू लोकल एंटिटीज। लेकिन यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो अगर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए और फिर भी अगर इंडिया जो है वो इस पे ऑपरेट कर रहा होता तो इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगा देता यूएस। तो उससे बचने के लिए इंडिया ने क्या किया कि अपना जो 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था वो पहले ही कर दिया, और उसका जो ऑपरेशनल स्टेक्स था, ठीक है, कि मतलब जो यहाँ पर इंडिया ऑपरेट करता था उसने वो वहाँ की लोकल एंटिटीज़ को दे दिया कि आप ठीक है ये आप हमारे बिहाफ पर जो है इसको ऑपरेट करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूएस के जो सैंक्शंस हैं चबाहर के ऊपर, वो बेसिकली ब्रॉडर इकोनॉमिक और मिलिट्री मेजर जो अगेंस्ट ईरान लिए गए हैं उसका एक पार्ट है, ठीक है। इंडिया का जो एफर्ट है टू डेवलप द पोर्ट फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, द हिस्ट्री ऑफ दीज सैंक्शंस एंड वेवर्स हैज सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस। मतलब इस तरीके के जितने भी सैंक्शंस लगे हैं, है ना, या कुछ समय के लिए फिर वेवर दिया गया, तो उससे इस प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट रही है। 2018 की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईरान की न्यूक्लियर डील से बाहर होता है, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था उस दौरान, और उसने तेहरान के साथ या ईरान के साथ डील करने के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। उसी समय पर उसने एक टारगेटेड सैंक्शंस वेवर जो है वो दिए फॉर चबाहर पोर्ट टू सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक एफर्ट्स इन अफगानिस्तान, ठीक है। मतलब उसने चबाहर पोर्ट को इस तरीके का सैंक्शन में छूट दी, वेवर दिया कि आप कोई भी जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स या इकोनॉमिक एफर्ट्स अगर अफगानिस्तान में करना चाहते हैं तो उसके लिए छूट थी, ठीक है। अब कई सालों तक इस पोर्ट ने जो है वो इंडियन वीट और मेडिकल सप्लाई जो है वो अफगानिस्तान में पहुंचाई है इसके थ्रू, और पिछले साल फिर अमेरिका ने जो है ये जो सैंक्शंस में वेवर या छूट दिए हुए थे उनको फिर से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो 6 महीने का वेवर दिया अक्टूबर में, और वो वेवर जो है वो अप्रैल 2026 में खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये जो सैंक्शंस हैं ओइंग टू द एंड ऑफ सैंक्शंस वेवर, ये जो वेवर्स हैं वो खत्म हो गए, तो इंडिया जो है वो फिर से अपना डायरेक्ट कंट्रोल इस पोर्ट के ऊपर लूज कर रहा है ना। तो एमईए का ये कहना है, विदेश मंत्रालय का कहना है कि इंडिया हैज़ बीन इन डिस्कशंस विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वेवर, ठीक है। तो वो इंडिया जो है वो उस पर बातचीत वहाँ के स्टेक होल्डर से कर रहा है। अब ये चीज़ इंडिया और ईरान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंडिया के लिए तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि ये इंडिया को एक डायरेक्ट और सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर चाइना जो है ये पाकिस्तान में एक पोर्ट डेवलप हो रहा है, दैट इज ग्वादार पोर्ट, और इस ग्वादार पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना, ठीक है। तो ये बेसिकली उसको काउंटर करने के लिए भी है, और ये जो ग्वादार पोर्ट है ये चबाहर पोर्ट से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है। तेहरान के लिए अगर हम बात करें तो तेहरान के लिए एक क्रूशियल इकोनॉमिक हब है इन द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, फंक्शनिंग एज अ गेटवे टू कनेक्ट ईरान विद द लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन स्टेट्स अफगानिस्तान एंड रशिया, ठीक है। अगर ईरान जो है वो भी अगर सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान या रशिया तक जाना चाहता है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा बजट एलोकेशन था उसमें हमने 400 करोड़ रुपए जो है वो चबाहर पोर्ट के लिए एलोकेट किए थे, लेकिन 2026-27 में इसके को लेकर कोई भी बजट एलोकेशन नहीं किया गया है, ठीक है। अब ये जो करंट सिचुएशन अभी बनी हुई है इससे इस स्ट्रेटेजिक रूट का जो क्या भविष्य होगा उस पर अभी सवाल जो है वो लटके हुए हैं। अगर चबाहर नहीं मिलता, ठीक है, मतलब इंडिया को अगर उसकी एक्सेस नहीं मिलती है, इंडिया अगर उसको ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो इंडिया जो है वो अपना प्राइमरी नॉन पाकिस्तानी कॉरिडोर टू लैंड लॉक्ड मार्केट्स वो खो देगा, ठीक है, एंड इफेक्टिवली अनडूइंग न्यू दिल्लीज डिकेड्स ऑफ कनेक्टिविटी प्लानिंग। और हमारी जो दशकों से इस तरीके की कनेक्टिविटी प्लानिंग चल रही है कि अगर हमें इसकी प्रॉपर एक्सेस मिले तो हम यहाँ से लैंड रूट के थ्रू अफगानिस्तान, है ना, और वहाँ से फिर ऊपर रशिया में या सेंट्रल एशिया में जाना चाहे तो जा सकते हैं। क्योंकि देखो रशिया में जाने के लिए हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, हम इस तरफ से जा नहीं सकते, पाकिस्तान है, उस तरफ से चाइना है, तो जाएंगे कहाँ से? हमारे पास एक यही रास्ता बचता है, ठीक है। अगर ये रास्ता भी नहीं मिला तो फिर हमें पूरा मतलब सीज घूम के जाना पड़ेगा, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि इसको हम डेवलप करें, लेकिन अभी जो इश्यूज चल रहे हैं उससे लेट अस सी कि इन फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और आर्टिकल हमें देखना है और ये बात कर रहा है कि हाउ अ न्यू लॉ एम्स टू प्लेस वंदे मातरम ऑन पार विद जनगण मन। ठीक है, एक नया कानून यहाँ पर जो है वो लाया जा रहा है। आज इस कानून को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है ना। और क्या है ये कानून, क्या इसके प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 वो राज्यसभा में पेश करेंगे ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। ठीक है, ये आज की ही जो राज्यसभा की रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें ये शेड्यूल्ड है कि आज बिल जो है वो राज्यसभा में पेश हो जाएगा। और ये जो बिल है वो क्या अमेंड करेगा, 1971 का एक एक्ट है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, इसको ये अमेंड करेगा। ठीक है, और इसको अमेंड इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो राष्ट्रीय गीत है दैट इज वंदे मातरम, उसको सेम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिले जो कि अभी हमारे नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गान जनगण मन को मिला हुआ है। ठीक है, ये जो 1971 का एक्ट है इसका सेक्शन 3 क्या बोलता है, इसका सेक्शन 3 ये बोलता है कि इंटेंशनली प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के इंटेंशनली नेशनल एंथम की सिंगिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब नेशनल एंथम को गाने से रोकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी असेंबली जो इंगेज्ड है इन सच सिंगिंग, मतलब कहीं पर मान लीजिए कोई असेंबली है, कोई सभा चल रही है, वहां पर नेशनल एंथम गाया जा रहा है और अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई बाधा या डिस्टरबेंस अगर पहुंचाता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, ये एक आपराधिक मामला है और इसमें जो है वो 3 साल तक की सजा, उसके साथ फाइन या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, द बिल प्रपोजेस टू इंक्लूड द नेशनल सॉन्ग विद इन द एम्बिट ऑफ दिस सेक्शन। तो अभी इस एक्ट में जो है सेक्शन 3 ऑफ द 1971 एक्ट, उसमें सिर्फ ये जो प्रोविजन दिया गया है ये सिर्फ राष्ट्रीय गान को लेकर, नेशनल एंथम को लेकर, जनगण मन को लेकर है। तो ये जो नया यहाँ पर अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसमें प्रोविजन ये करा जाएगा कि यही सेम जो स्टेटस है वो वंदे मातरम को भी दिया जाएगा कि अगर कहीं पर वंदे मातरम गाया जा रहा है, ठीक है, उसको कोई गाने से आपको रोक रहा है या फिर वंदे मातरम किसी सभा में गाया जा रहा है और वहाँ पर कोई व्यक्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि पनिशमेंट्स भी सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेशनल सॉन्ग के लीगल स्टेटस को लेकर हम बात करें तो इस साल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय है उसने सिंगिंग एंड प्लेइंग ऑफ नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल सॉन्ग को गाने या नेशनल सॉन्ग को प्ले करने को लेकर कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं। दैट इज द ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, डिटेल्ड द ऑथराइज लिरिक्स कि कौन कौन से, मतलब क्या उसके शब्द होंगे, क्या बोल होंगे, लिरिक्स जिनको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, एंड स्पेसिफाइड द ओकेजन्स फॉर इट्स मास सिंगिंग। ठीक है, मास सिंगिंग मतलब कब इसको जो है वो एक बड़े स्तर पर गाया जा सकता है, जैसे ऑन अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड ऑन कल्चरल ओकेजन्स एंड सेरेमोनियल फंक्शंस, इन दौरान जो है वो इसको गाया जा सकता है। द ऑर्डर ऑल्सो स्टेटेड दैट वेन एवर द ऑफिशियल वर्जन ऑफ द नेशनल सॉन्ग इज संग और प्लेड द ऑडियंस शेल स्टैंड टू अटेंशन। मतलब उसी तरीके से जैसा नेशनल एंथम को लेकर होता है कि कभी भी नेशनल एंथम अगर गाया जा रहा है, उसका ऑफिशियल वर्जन अगर गाया जा रहा है या उसको प्ले किया जा रहा है, तो ऑडियंस जो है उसको स्टैंड स्टिल यानी कि अटेंशन की पोजीशन पर खड़े होना है। और ये भी सजेस्ट किया गया कि सभी स्कूलों में जो दिन की शुरुआत होती है वो कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ द नेशनल सॉन्ग, इससे शुरुआत हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में बाय वन मोहम्मद सैयद नूरी। इन्होंने इस डायरेक्टिव्स को जो है वो चैलेंज किया। ठीक है, उनके लिए आर्ग्यू करते हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़ी ने सवाल उठाया कि वेदर पीपल कुड बी कंपेल्ड टू सिंग अ सॉन्ग इन द गार्ब ऑफ एन एडवाइजरी, कि क्या ये एडवाइजरी जारी की गई है तो लोगों को जो है वो मजबूर किया जा सकता है इस सॉन्ग को गाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जजों की बेंच जिसको हेड कर रहे थे सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने जो है इस प्ली को, इस याचिका को खारिज कर दिया, कहा ये प्रीमेच्योर है और बेस्ड ऑन दी वेग एप्रीहेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये वेग एप्रीहेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्रिएट करता है। कोर्ट का ये कहना था कि जो सरकार की एडवाइजरी है, जो डायरेक्टिव है, वो सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है एंड देयर इज नो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दोज हु चूज नॉट टू सिंग द नेशनल एंथम। कि अगर कोई नेशनल सॉन्ग, अगर कोई व्यक्ति जो है वो नेशनल सॉन्ग नहीं गाना चाहता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जो गाइडलाइंस है वो एक एडवाइजरी है सरकार की तरफ से। अब नेशनल एंथम से ये चीज़ें कैसे अलग हैं, देखो इस बिल का जो स्टेट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन है ऑफ द बिल स्टेट्स दैट ऑन जनवरी 24, 1950 कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिक्लेयर किया था कि वंदे मातरम को जो है वो ऑनर किया जाना चाहिए इक्वली
और उसका जो स्टेटस है वो जनगण मन के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, कि 24 जनवरी 2050 को इन्होंने ऐसा कहा था। इट देन स्टेट्स दैट प्रेजेंटली देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन टू प्रिवेंट इंसल्ट्स टू द नेशनल सॉन्ग। और उसमें यह भी कहा गया है कि अभी कोई भी ऐसा लीगल प्रोविजन या कोई ऐसा लॉ नहीं है जो अगर नेशनल सॉन्ग का कहीं पर इंसल्ट होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, जो नेशनल एंथम है और जो नेशनल सॉन्ग है उन दोनों का इक्वल स्टेटस नहीं है लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A का जो ए है, ये बेसिकली क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसमें हालांकि जो है वो मेंशन किया गया है नेशनल फ्लैग को लेकर और नेशनल एंथम को लेकर। ठीक है, कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें भी नेशनल एंथम का जिक्र है, नेशनल सॉन्ग का जिक्र नहीं है। ठीक है, कि मतलब ये हर नागरिक की क्या है, ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि हमें हमारे संविधान को फॉलो करना है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, हमारे को अपने जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, तिरंगा जो है उसका सम्मान करना है। जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसका सम्मान करना है, ऐसा उसमें दिया गया है। लेकिन नेशनल सॉन्ग को लेकर कहीं बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात को आप याद रखिएगा कि द नेशनल सॉन्ग इज नॉट मेंशन्ड हियर। हियर मतलब यही आर्टिकल 51A में और एनीवेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का मेंशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर द डिस्टिंक्शन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कंटेनिंग गाइडलाइंस ऑन बोथ। ठीक है, दोनों को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, उसमें भी एक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि while the playing of both is recommended for the arrival of the president, a governor or a lieutenant governor at state functions immediately before and after the president address the nation over all India radio and when the national flag is brought on parade। ठीक है, तो मतलब इन सब चीज़ों पर गाया जाना चाहिए, ऐसा लिखा है, नेशनल एंथम भी और नेशनल सॉन्ग भी। कि जब भी मान लीजिए किसी स्टेट के फंक्शन में प्रेसिडेंट, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आते हैं, ठीक है, जब भी राष्ट्रपति का देश को संबोधन होता है ऑल इंडिया रेडियो पर, उसके पहले और उसके बाद, ठीक है, और जब भी किसी परेड में नेशनल फ्लैग को लाया जाता है तब वहां पर राष्ट्रीय गान भी और राष्ट्रीय गीत दोनों गाए जाने चाहिए, ऐसा बताया गया। ठीक है, द एंथम इज एडिशनली मैंडेटेड फॉर, एंथम जो है वो मैंडेटेड इसके लिए भी है, सिविल एंड मिलिट्री इन्वेस्टिट्यूचर्स। सिविल और मिलिट्री इन्वेस्टिट्यूचर्स का मतलब होता है कि जब कोई नया व्यक्ति जो है वो अपना उसको कोई पोस्ट दी जा रही है, ठीक है, तो जब वो आता है उसका स्वागत किया जाता है, उसको पोस्ट दी जाती है, उसका पदभार उसको दिया जाता है, तो उस समय भी इस तरीके के मैंडेट किया गया है कि एंथम को जो है वो सिंग करना है, नेशनल एंथम को। ठीक है, परेड के दौरान। और जब नेवी में होइस्टिंग ऑफ द कलर्स होते हैं, नेवी में बेसिकली क्या होता है कि सुबह के समय और शाम के समय, है ना, सुबह का टाइम आई थिंक 8 बजे है और शाम को सनसेट के समय पे राष्ट्रीय ध्वज, मतलब जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, और उसके साथ साथ नेवी की जो इंसिग्निया है, ठीक है, उसको फर्ल और अनफर्ल किया जाता है। ठीक है, मतलब उसका झंडा जो है वो ऊपर और झंडे को नीचे किया जाता है। ठीक है, या फिर जब रेजिमेंटल कलर्स प्रेजेंट किए जाते हैं तो उस समय भी राष्ट्रीय गान गाना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ जो नेशनल सॉन्ग के लिए ऑर्डर है दैट एक्सक्लूड सच मिलिट्री प्रोटोकॉल्स, वो मिलिट्री प्रोटोकॉल्स में नेशनल सॉन्ग को गाना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो ऑर्डर्स में नहीं है। स्पेसिफाइंग इट्स प्लेइंग ओनली फॉर सिविल इन्वेस्टिट्यूटर्स, तो सिर्फ सिविल इन्वेस्टिट्यूटर्स में आप उसको गा सकते हैं, ऐसा सरकार का ऑर्डर है। ठीक है, जो मतलब पुराना ऑर्डर है। अब एंथम की सिंगिंग को डिसरप्ट करने को लेकर देखो मामला क्या है कि टू अंडरस्टैंड हाउ द अमेंडेड लॉ माइट ऑपरेट, वन माइट लुक एट हाउ कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड द एग्जिस्टिंग सेक्शंस 3 ऑफ 71 एक्ट व्हिच करेंटली अप्लाइज ओनली टू नेशनल एंथम। ठीक है, देखो मतलब अब हम ये समझें कि जो अभी ये लॉ ऑपरेट, मतलब ये नया लॉ अमेंड होगा, है ना, जिसमें नेशनल सॉन्ग को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा, उसके लिए हम ये समझते हैं कि जो 1971 का एक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल एंथम का जिक्र है, उसका सेक्शन 3 को कैसे इंटरप्रेट किया गया है कोर्ट्स के द्वारा। तो 2014 में केरला के हाईकोर्ट का एक केस है दैट इज सलमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है। कोर्ट ने रिफ्यूज टू क्वेश FIR अगेंस्ट अ पिटिशनर, जो एक पिटिशनर था, याचिका करता था, उसके खिलाफ एक FIR की गई और कोर्ट ने उस FIR को क्वेश करने या खारिज करने से मना कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप था एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग नॉइज एंड ह्यू एंड क्राई व्हाइल द नेशनल एंथम वाज बीइंग संग, कि जब नेशनल एंथम गाया जा रहा था तो वो व्यक्ति जो है वो आवाजें निकाल रहा था, चिल्ला रहा था, है ना,
इस तरीके की आवाज़ें निकाला था, तो उसके ऊपर यह आरोप था। तो कोर्ट ने कहा कि इसकी एफआईआर जो है वो खारिज नहीं होगी। ठीक है। जस्टिस पी उबैद हेल्ड दैट causing obstruction or prevention to a singing of national anthem by making loud or contemptuous noise falls under the offense defined in section 3 of the act and ruled that such serious allegations require police investigation। तो यहाँ पर जस्टिस ने यही कहा, जज ने यही कहा कि नेशनल एंथम गाते समय, मतलब अगर कहीं पर कोई नेशनल एंथम गाया जा रहा है और आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं या उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसे? आप जोर जोर से आवाजें निकाल रहे हैं, ठीक है, नॉइज कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, वो भी कंटेम्पचुअस नॉइज। कंटेम्पचुअस नॉइज का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, उसको आप मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके की एक्शन करते हैं तो ये बेसिकली सेक्शन 3 ऑफ द 1971 एक्ट के अंतर्गत एक ऑफेंस है, और उसमें यह कहा कि ये ऐसे सीरियस एलिगेशंस है जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन या पुलिस जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पर लेकिन एक और केस है जिसके बारे में हम लोगों ने अपने बहुत पहले पॉलिटी के क्लासेस में भी डिस्कस किया था, रिस्पेक्ट टू राइट टू रिस्पेक्टफुल साइलेंस। ठीक है, देखो नेशनल एंथम को लेकर अगर कभी भी नेशनल एंथम गाया जा रहा है, कहीं पर प्ले किया जा रहा है, और अगर आप उसको एक्टिवली डिसरप्ट कर रहे हैं, जो ये ऊपर का केस मैंने आपको बताया, तो ये तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट 1971 एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिस्टिंग्विश किया है फ्रॉम सिंपली चूजिंग नॉट टू सिंग इन द लैंडमार्क बिजॉय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट ऑफ 1986। ठीक है, मतलब कोर्ट का ये कहना है कि अगर नेशनल एंथम कहीं पर गाया जा रहा है या प्ले किया जा रहा है और उस दौरान अगर आप किसी तरीके की आवाज़ें निकाल रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो तो ऑफेंस है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर नेशनल एंथम गाया जा रहा है और आप उस नेशनल एंथम को नहीं गाते हैं, साइलेंट रहते हैं, ठीक है, तो आप एक तरीके से क्या हो रहा है, नेशनल एंथम को नहीं गा रहे हैं बट आप किसी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, उसी का यहाँ पर ये केस है, दैट इज बिजॉय इमैनुअल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ केरला, 1986 का मामला है। इस केस में बेसिकली क्या था, 3 बच्चे थे स्कूल में, ठीक है, जो जेहोवाज विटनेस क्रिश्चियन सेक्ट से बिलोंग करते थे, और उनको स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मॉर्निंग असेंबली के दौरान वो बच्चे नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था। ठीक है, हालांकि वो बच्चे जो है जब नेशनल एंथम गाया जा रहा था तो वो साइलेंटली रिस्पेक्टफुली तरीके से खड़े थे, ठीक है, बट वो सिर्फ गा नहीं रहे थे। उनका जो रिफ्यूज़ल था, मतलब वो इसलिए नहीं गा रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि उनके रिलीजियस फेथ के अनुसार, है ना, उनके रिलीजियस फेथ के अनुसार उनको, उनका जो रिलीजियस फेथ है वो उनको ये परमिट नहीं करता कि वो किसी भी और का प्रेज करें। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिकली प्रेज किया गया है हमारे नेशनल एंथम में, है ना, तो किसी भी चीज़ का या किसी भी और व्यक्ति का या किसी और चीज़ का प्रेज करें एक्सेप्ट इन प्रेयर्स टू देयर गॉड, कि वो अपने गॉड के अलावा किसी और का प्रेज नहीं करें, ये उनका रिलीजियस फेथ कहता है। तो इसलिए वो नेशनल एंथम को नहीं सिंग कर रहे थे बस वो, लेकिन किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे थे, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। अब इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों के फेवर में जो है वो जजमेंट सुनाया और ये कहा कि उनको अगर आप एक्सपल करते हैं, स्कूल से निकालते हैं, तो ये उन बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है ना, कौन सा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), या फिर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25(1), ये उसका वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा कि दैट देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम, कि आप किसी भी व्यक्ति को, मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसा लीगल प्रोविजन या कानूनी प्रावधान नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती नेशनल एंथम गवाएं। ठीक है, समझ रहे हैं बात। प्रॉपर रिस्पेक्ट इज शोन टू द नेशनल एंथम बाय स्टैंडिंग अप व्हेन द नेशनल एंथम इज संग। कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप नेशनल एंथम को एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो प्रॉपर रिस्पेक्ट यही है कि नेशनल एंथम जब भी गाया जा रहा हो कहीं पर भी, तो आप प्रॉपरली खड़े हों, बस दैट्स इट। आप अगर नहीं भी गाते हैं तो फिर उसमें कोई आपके खिलाफ कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप नेशनल एंथम कहीं पर गाया जा रहा है या प्ले किया जा रहा है और उस दौरान आप किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं या लोगों को गाने से रोक रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो अपराध है। ठीक है, इट विल नॉट बी राइट टू से दैट डिसरिस्पेक्ट इज शोन बाय नॉट ज्वाइनिंग द सिंगिंग। अगर आप नेशनल एंथम के दौरान खड़े हो रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल एंथम के दौरान अगर आप सिर्फ खड़े हो रहे हैं तो वो क्या है, आप अगर मतलब सिर्फ खड़े हैं, गा नहीं रहे हैं, तो वो उसका डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा कोर्ट ने माना है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, द कोर्ट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। कोर्ट ने रिलीजियस फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 25 जो है वो एक आर्टिकल ऑफ फेथ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकॉर्पोरेटेड इन रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल दैट द रियल टेस्ट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इज द एबिलिटी
ऑफ इवन एन इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी टू फाइंड इट्स आइडेंटिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मतलब आर्टिकल 25 का उन्होंने मेंशन किया कि आर्टिकल 25 जो है वो बेसिकली एक ट्रू डेमोक्रेसी का एक रियल टेस्ट है ना, कि उसमें बेसिकली कोई भी भले ही कितनी इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी हो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी जगह मिलती है आर्टिकल 25 के तहत। इसके बाद इस जजमेंट के कंक्लूजन में द बेंच ऑफ जस्टिसेस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड एम दत्त ने यह कहा कि अवर ट्रेडिशन टीचेस टॉलरेंस, कि हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है, वो हमें टॉलरेंस, किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की सहिष्णुता जो है वो सिखाती है। हमारी फिलॉसफी जो है वो हमें टॉलरेंस सिखाती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें जो है वो प्रैक्टिस करता है टॉलरेंस को। तो चलिए उसको अच्छा रहेगा कि उस टॉलरेंस को हम डाइल्यूट ना करें। ठीक है, आई होप बात समझ गए। तो अब ये जब नया एक्ट बनेगा तो फिर इसमें देखते हैं कि क्या प्रोविजंस आते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रोविजन इसी तरीके के रहेंगे। ठीक है, और सज़ा भी आई थिंक इतनी ही रहेगी इसमें, 3 साल की और फाइन वगैरह, है ना। चलिए ठीक है, तो ये आज के आर्टिकल्स हो गए। तो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेंड इन यूनियन बजट एलोकेशन ओवर द पास्ट 12 ईयर्स। शेयर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द यूनियन बजट हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। यस, डिक्लाइन किया है, ये मैंने आपको बताया। शेयर एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। यस, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। द शेयर एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड। ठीक है, फैमिली और हेल्थ वेलफेयर, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है, कभी थोड़ा बढ़ा है, कभी थोड़ा घटा है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टेगनेट सा रहा है। तो दिस इज रॉन्ग, स्टेगनेंट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट इज with reference to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, consider the following statements. The ministry was created in 2015-16, correct? The budgetary allocation to skill development has matched the government emphasis on Skill India initiative. सरकार का जो स्किल इंडिया का इनिशिएटिव है उसके कंपैरिजन में जो बजट एलोकेशन किया जा रहा है वो बहुत ही खराब है, तो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर विल बी ए, 1 ओनली। नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द चबाहर पोर्ट फॉर इंडिया इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। It serves as an important node in the international north-south transport corridor. Yes. It acts as a counterbalance to China's presence at Pakistan Gwadar port. Yes, यही मैंने आपको बताया। और ये बेसिकली इंडिया को एक डायरेक्ट मैरीटाइम एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू यूरोप विदाउट पासिंग थ्रू सुएज कैनाल। ठीक है, सुएज कैनाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सुएज कैनाल तो आपने देखा है कि रेड सी से ऊपर है। ठीक है, तो इसका कोई लेना देना उससे नहीं है। तो आंसर इज ओनली बी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज with reference to the prevention of insults to national honor amendment bill 2026, consider the following statements. The bill seeks to grant the national song Vande Mataram the same statutory protection currently available to the national anthem. Yes, इसीलिए बिल लाया जा रहा है। The Prevention of Insults to National Honor Act 1971 currently provides punishment for intentionally preventing the singing of national anthem. Yes, ये भी correct है। And the third one says the constitution expressly grants equal status to national anthem and the national song. नहीं, मैंने आपको बताया कि नेशनल एंथम का जो जिक्र है वो आर्टिकल 51A के ए में है। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और नेशनल एंथम को नेशनल सॉन्ग को लेकर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। तो ओनली अगेन 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज आंसर विल बी ए। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई सवाल अगर आपसे पूछे गए हैं तो उनका जवाब भी कमेंट्स में ज़रूर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल को फिर से मिलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।